Good evening, students. कहाँ तक बात पहुंची थी कल? कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ फ्रॉड ना, यहां तक किया था हमने। साइलेंस, अभी सी है। अगर फ्रॉड किया किसने तो व्हाट आर द कॉन्सिक्वेंसेस? इतने सारे तीन कॉन्सिक्वेंसेस हैं एक्चुअली, बेसिकली ये। ही कैन अवॉइड द परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। एग्रीड पार्टी कौन? A party who has been induced to enter into an agreement by fraud has the following remedies open to him. क्या क्या रास्ते खुले हैं? He can avoid the performance, मतलब contract becomes voidable at the option of agreed party. Example, A sells impure gold to B. Impure gold to B. Okay. And collects money for pure gold. उसने इम्प्योर गोल्ड दिया और बताया कि प्योर गोल्ड, ऐसा बताया, बेचा इम्प्योर, है ना। ए इज कमिटेड फ्रॉड। बी इज एग्रीड पार्टी। बी क्या है? पीड़ित, एग्रीड पार्टी। बी कैन अवॉइड द कॉन्ट्रैक्ट। है ना, बी बोल सकता है कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करो, है कि नहीं। हाँ, सेकेंड, ही कैन इंसिस्ट दैट, ये समझा, ए कैन, जो एग्रीड पार्टी कैन अवॉइड द कॉन्ट्रैक्ट, he can insist that contract shall be performed and that he shall be put in the position in which he would have been if the representation made has been true. मतलब मेरे को उस पोजीशन पे डालो। तो बी कैन, यहाँ पे बी क्या बोल सकता है? बी कैन से दैट गिव मी प्योर गोल्ड एंड टेक अवे इम्प्योर गोल्ड, लेके जाओ। दैट इज कॉल्ड रिस्टोरेशन ऑफ पोजीशन। मतलब एक तो कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर सकता है, वो बोल सकता है कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म करो, एंड ही शैल बी पुट इन द पोजीशन इन विच ही वुड हैव बीन इफ द रिप्रेजेंटेशन मेड हैड बीन ट्रू। बी कैन से दैट गिव मी प्योर गोल्ड, प्योर गोल्ड दे दो मुझे और कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल मत करो। हाँ,
डिफेंडेंट शुड, हाँ यस, अगर लॉस कॉस्ट ड्यू टू नॉन परफॉर्मेंस, लेकिन ये चैप्टर में नहीं है वो, हाँ डैमेजेस है ना, वो डैमेजेस के चैप्टर में, लास्ट चैप्टर में वो। अच्छा तीसरा, ही कैन क्लेम डैमेजेस, क्या है? बी कैन क्लेम डैमेजेस, उसका रूल है पूरा। सो एक तो भाई कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करना है, या फिर चलाओ कॉन्ट्रैक्ट, रिस्टोर में तीन चीजें है ना ना, यहाँ पे केसेस है ना। इसके बाद ये समझ में आया तीनों पॉइंट, क्या क्या कर सकते हैं हम? नॉन परफॉर्मेंस उसने नहीं किया तो बोलने का कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल, दूसरा परफॉर्म करो लेकिन रिस्टोर मी टू द सेम पोजीशन, थर्ड एग्रीड पार्टी कैन sue for damages। अब है ना, इन द फॉलोइंग केसेस, ये ना फॉलोइंग केसेस, इन द फॉलोइंग situations agreed party cannot avoid the contract। ओके डन ना। अभी इन द फॉलोइंग सिचुएशंस, अभी हमने बोला कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर सकते हैं, डैमेजेस ले सकते हैं, बोलेंगे हमको उधर ही लेके चलो। गोल्ड का एग्जांपल याद रखो, भाई मेरे को गोल्ड नहीं चाहिए तेरा, जा कैंसिल, हाँ, या फिर मेरे असली गोल्ड लाके दे, सेकंड, या थर्ड मेरे को डैमेजेस दे, मेरा इतना नुकसान हो गया, मैंने उल्टा मेकिंग चार्जेस कर दिया, ये कर दिया, बना लिया मैंने सब। अच्छा अभी ना इन केसेस में ऐसे 5-6 केसेस हैं, 5 है इसमें, जिसमें कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल नहीं कर सकते। कॉन्ट्रैक्ट इज परफॉर्म्ड बट नो नो, डैमेजेस कभी भी ले सकते हो। नो नो, टाइम इज नॉट, टाइम इज एसेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट जरूरी नहीं है डैमेजेस क्लेम करने के लिए। डैमेजेस कैन बी फॉर एनी रीजन, जैसे मैंने गोल्ड खरीदा नकली, और मैंने एक बहुत लोगों को बुलाया कि देखो मैं गोल्ड बता रहा हूं मैंने खरीदा है, बाद में मालूम पड़ा नकली है, तो मेरा इतना सब खर्चा हो गया बताने के लिए, या मैंने उसके कुछ और चीजें बना ली, फिर मालूम पड़ा नकली है, तो वो सब भर के देना पड़ेगा डैमेजेस। टाइम का कोई मतलब नहीं इसमें, टाइम मे बी एसेंस, मे नॉट बी एसेंस, नथिंग टू डू विद टाइम हियर। अच्छा, इफ द फ्रॉड वाज कॉस्ड बाय साइलेंस, साइलेंस फ्रॉड था, an agreed party could have discovered fraud by ordinary diligence, in such a case agreed party cannot avoid the contract। देखो फ्रॉड साइलेंस से हुआ था, क्या हुआ था? फ्रॉड हुआ था साइलेंस से, बोलो क्या डाउट है?
नहीं, अनड्यू इन्फ्लुएंस में डैमेजेस नहीं है ना, कहाँ है देखो, उसमें क्या बोला था, यू कैन अवॉइड द कैंसिल द कॉन्ट्रैक्ट और द कोर्ट में सेट असाइड द कॉन्ट्रैक्ट एब्सोल्युटली और वेयर द एग्रीड पार्टी हैज रिसीव्ड सम बेनिफिट ऑन सच टर्म्स एंड कंडीशंस। सो अनड्यू इन्फ्लुएंस में डैमेजेस नहीं है, कोएरिशन में भी डैमेजेस नहीं है। Many of you are not entering with your name, huh? Okay. Now, अभी ये चलाऊं मैं, ये सबसे डिफिकल्ट चीज है। देखो फ्रॉड होते हैं ना, वो बेसिकली दो प्रकार के होते हैं। Fraud which is expressed by words and silence. साइलेंस वाला फ्रॉड कैसे होता है मालूम है ना, दो, व्हेन इट इज योर ड्यूटी टू स्पीक एंड यू डोंट स्पीक, एंड साइलेंस मतलब कुछ बगैर बोले फ्रॉड हुआ। अब यहां पे क्या होता है कि agreed party can always claim damages, हमेशा डैमेजेस ले सकते हैं। साइलेंस से फ्रॉड होगा ना तो क्या करेंगे, इफ फ्रॉड could have been detected by ordinary diligence, मतलब तो फिर डैमेजेस नहीं मिलते, देन नो डैमेजेस। लेकिन वो कौन से में, साइलेंस वाला फ्रॉड होना चाहिए एंड फ्रॉड कुड हैव बीन डिटेक्टेड बाय ऑर्डिनरी डैमेजेस, दोनों बातें होनी चाहिए। मीन्स यू रिक्वायर व्हाट, साइलेंस फ्रॉड प्लस डिटेक्टेबल बाय, हाँ अब तुम लोग को ये समझ में आया नहीं, एग्जाम्पल चाहिए ना। देखो मैं ना, हाँ बताता हूं, तुम लोग को एक फर्नीचर बेच रहा हूं, उसपे क्रैक्स है, क्रैक सामने सामने दिख रहे हैं क्या, सामने क्लियरली क्रैक्स दिख रहा है। अच्छा क्रैक्स दिख रहा है, तो मैंने बोला इसमें कोई क्रैक नहीं है, सामने दिख रहा है, इसमें कोई भी क्रैक नहीं है, एकदम अच्छा फर्नीचर है, और तुम लोग ने ले लिया, तो फिर तुम लोग डैमेजेस ले सकते हो, क्योंकि मैंने बोला ना, वो फ्रॉड बोल के हो, समझा, बोल के हुआ ना फ्रॉड, तो डिटेक्टेबल है, तो भी तुम लोग को डैमेजेस मिलेगा, क्योंकि मैंने बोला है। हाँ
समझा? हाँ, अगर तुमने यू टोल्ड कि अगर क्रैक्स है तो बता देना, और मैं चुप रहा, तो फ्रॉड हो गया, बिकॉज इट वॉज माई ड्यूटी टू स्पीक एंड आई डिड नॉट स्पीक। तो उस केस में तुम लोग को डैमेजेस नहीं मिलेगा। क्यों? बिकॉज ये साइलेंस वाला फ्रॉड था और तुम लोग आराम से चेक कर सकते थे, आराम से चेक करते तो मिल जाता फ्रॉड। हाँ, अगर मैंने बोला है तो प्रॉब्लम नहीं है, तुम लोग की गलती नहीं है, क्योंकि हो सकता है मैंने ऐसा बोला हो कि तुम लोग को मतलब ऐसे वर्ड मेरे इतने हावी हो गए हों कि तुम लोग का दिमाग ही नहीं चला। लेकिन मैं चुप रहा तो तुम लोग का दिमाग कैसे नहीं चला? फॉलो दिस। तो अगर डैमेजेस कभी नहीं मिलते, कॉन्ट्रैक्ट कभी कैंसिल नहीं कर सकते हैं, कॉन्ट्रैक्ट कभी कैंसिल नहीं कर सकते हैं। इफ द डैमेजेस तो हमेशा मिलेंगे। एक मिनट, यहाँ पे डैमेजेस नहीं है, सुनो एक मिनट। नॉट अवॉइडेबल, नॉट अवॉइडेबल, मैं डैमेजेस लिख रहा हूँ। कैनॉट अवॉइड कॉन्ट्रैक्ट, yes, cannot, can, always, ये damages मत लिखो, अवॉइड कॉन्ट्रैक्ट लिखो। ये सी है, फ्रॉड हुआ है ना, माय गुडनेस। ओके, कैन क्लेम डैमेजेस नहीं, कैन एग्रीड पार्टी कैन ऑलवेज अवॉइड द कॉन्ट्रैक्ट। मतलब अगर वर्ड से फ्रॉड हुआ है ना, फिर तुम लोग डिटेक्ट वेदर डिटेक्टेबल और नॉट डिटेक्टेबल। सी है, वापस तुम लोग को वापस बता रहा हूँ, सुनो, ये फ्रॉड हुआ है ना, तो इसमें दो तरीके के फ्रॉड होते हैं। एक विथ वर्ड्स, और ये साइलेंस है ना, दो फ्रॉड होते हैं, समझा? अब दोनों में क्या है कि fraud could have been, was not detectable. हाँ, नो एग्रीड पार्टी डैमेजेस तो हमेशा ले सकते हैं, ये कॉन्ट्रैक्ट अवॉइड कर सकते हैं कि नहीं? सी है, ये ना नॉन डिटेक्टेबल था, और सेकंड केस क्या था इधर? फ्रॉड could have been detected। तो इसमें ना दोनों में यू कैन अवॉइड द कॉन्ट्रैक्ट, और हियर ऑल्सो यू कैन अवॉइड द कॉन्ट्रैक्ट। मतलब इन बोथ केसेस यू कैन अवॉइड द कॉन्ट्रैक्ट, बिकॉज वो कौन सा वाला फ्रॉड था? वर्ड्स वाला फ्रॉड में कभी भी अवॉइड कर सकते हैं, ऑलवेज यू कैन अवॉइड। समझा? भले डिटेक्टेबल था कि नॉट डिटेक्टेबल था, मतलब तुम लोग देख सकते थे। समझा ये क्लियरली? अच्छा, साइलेंस वाले में क्या है?
साइलेंस वाले में भी दो पार्ट्स करते हैं हम। ये डायग्राम तो साइलेंस वाले में भी दो टाइप के फ्रॉड है। हाँ, नॉट विथ ऑर्डिनरी डिलीजेंसी। समझा, ये शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूं। तो क्या करोगे तुम लोग इसमें? साइलेंस वाला था लेकिन डिटेक्ट नहीं कर पा रहे थे, तो क्या होगा? कैन अवॉइड। और साइलेंस वाला था लेकिन कुड हैव बीन डिटेक्टेड, तो मतलब कॉम्बिनेशन कौन सा होगा? तो क्या करोगे? अवॉइड। कभी अवॉइड नहीं, कैनॉट अवॉइड। यहां पे तुम लोग नहीं अवॉइड, क्योंकि वो चुप रहा और तुम लोग चेक कर सकते थे। इसको और इजी फॉर्म में बनाना हो तो ऐसा एक टेबल बनाए थे। टेबल का आइडिया मेरे को अभी आया, सुनो। ये है हमारा फ्रॉड। फ्रॉड एक्सप्रेस एंड साइलेंस, एकदम इजी रहेगा। हाँ, साइलेंस वाला है। अब है ना, इसमें है could not be detected with could have been detected with हाँ, अब समझा? हाँ, अभी है ना एक्सप्रेस वाले में यू कैन अवॉइड द कॉन्ट्रैक्ट। हियर ऑल्सो यू कैन व्हाट? अवॉइड द कॉन्ट्रैक्ट। हियर ऑल्सो you can avoid the contract. Here you cannot avoid the contract. Who cannot? Agreed party ना। आया समझ में? ये टेबल लिख दो, इजी रहेगा। चलो, समझा? कौन से वाले कॉम्बिनेशन में अवॉइड कर सकते हैं? टेक्निकल फ्रॉड रहा तो वो नॉट डिटेक्टेबल है, तो अवॉइड कर सकते हैं। चार एग्जांपल देने पड़ेंगे ना। हाँ, पहले लिख लो, भले ये टेबल लिख दो तो भी चलेगा। खाली लिख जाए तो बोल देना मुझे, बस हो गया। देता हूँ ना, एक ही एग्जांपल देता हूँ। अच्छा सुनो, अभी हो गया। हाँ, एग्जाम्पल सी है। अब है ना,
A sell has a is selling a furniture with cracks. The cracks are detectable. Cracks are A tells to B that furniture has no cracks. B buys the furniture. A is selling furniture with cracks and the cracks are detectable. मतलब देख सकते हैं. A tells to B. ना फिर A is selling furniture to B. Sorry, furniture with cracks. The cracks are not detectable. A tells to B that furniture has no cracks. B buys the furniture. तो अब इन दोनों केस में A ने बोला क्या, तो क्या होगा, ये केस 1 होगा, ये केस 2 होगा, है ना. दोनों में क्या होगा. नहीं, A ने कुछ पूछा ना. नहीं, अभी ये दो एग्जांपल का देखो, तुम एग्जांपल चेंज मत करो. हाँ, जो एग्जांपल है उसका आंसर दो. तो दोनों केस में क्या होगा. चलो थर्ड. हाँ, थर्ड केस. A sells furniture to B, furniture with cracks. B tells A that if there are cracks, please inform me. B ने बोला. A remains silent and cracks are not detectable. मतलब क्रैक्स नहीं डिटेक्ट कर सकते थे, ऐसा था. और चौथा केस सेम. बोलो अभी. ये 4 एग्जांपल है, एक ही फर्नीचर है. A is selling furniture to B with cracks and detectable है. A tells to B that the furniture has no cracks. वो बोला उसने फर्नीचर क्रैक्स नहीं है. तो ये साइलेंट वाला फ्रॉड है क्या. तो ये वॉइडेबल होगा. ये A is selling to B, A is selling furniture, the cracks are not detectable. A tells, इसमें डिटेक्टेबल नहीं है, लेकिन ए ने बोला ना. हाँ, डिटेक्ट तो भी ये क्या है, वॉइडेबल है ना. यहां पर A sells furniture with cracks. A B tells if there are cracks please inform me, बता देना. A remains silent, तो फ्रॉड हो गया. cracks are not detectable, तो यहां पर भी अवॉइडेबल, डिटेक्टेबल है ना. मतलब वो ढूंढ वैसे भी ढूंढ नहीं सकता था वो. यहां पर प्रॉब्लम है, यहां पर कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट वॉइडेबल. क्यों, क्योंकि साइलेंस भी था प्लस डिटेक्टेबल था. समझा ये.
तो ये नॉट अवॉइडेबल। समझा ये स्टोरी चारों? टेबल हाँ लिख दो। पूजा हो जाए तो बोलना डन हाँ। If cracks are not detectable and B doesn't ask A to inform the cracks, हाँ डिटेक्टेबल नहीं और B ने कुछ पूछा नहीं, तो फिर मालूम पड़ेगा कि उसने ना जानबूझ के ऐसा किया था क्रैक्स की नहीं दिखाई दे, एक्टिव कंसीलमेंट था कि नहीं, तो फ्रॉड होगा। क्रैक्स डिटेक्टेबल नहीं थे एंड B doesn't ask A to inform of any cracks, B ने कुछ पूछा भी नहीं, इसने बताया नहीं, हाँ तो फ्रॉड नहीं होगा ना, फ्रॉड ही नहीं हुआ। क्यों? buyer is not supposed to give everything to seller। ये चारों हो गया। मेरी ड्यूटी नहीं क्रैक्स बताना भाई, अगर मैंने जानबूझ के छुपाया है तो फिर एक्टिव कंसीलमेंट है, फिर मैं फ्रॉड में आ जाता हूं। हाँ लिख दे आराम से इसमें। मैं कहाँ भागे जाऊंगा, कहाँ जाऊंगा तुम लोग को छोड़ के लॉकडाउन में, न ट्रेन चालू है न कुछ चालू है, तुम लोग भी कहाँ जाओगे घर छोड़ के। हाँ caveat emptor can be applied na, buyer should take care। ओके तो ये पॉइंट वही बोली है, इफ द फ्रॉड इज कॉस्ड बाय साइलेंस, साइलेंस होनी चाहिए, एन एग्रीड पार्टी कुड हैव डिस्कवर्ड द फ्रॉड बाय ऑर्डिनरी डिलीजेंस, तो दोनों बातें होनी, साइलेंस होनी चाहिए और डिटेक्टेबल बाय ऑर्डिनरी डिलीजेंस। इन सच पार्टी कैनॉट अवॉइड द कॉन्ट्रैक्ट। फिर तेरी भी गलती थी ना, तूने देखा नहीं ना, वो तो चुप रहा था। अच्छा ये समझा? इफ द एग्रीड पार्टी आफ्टर बिकमिंग, ये समझा नहीं? चौथा हम लोग कर रहे हैं केसेस वेयर यू कैनॉट अवॉइड द कॉन्ट्रैक्ट। इफ द एग्रीड पार्टी आफ्टर डिस्कवरिंग, आफ्टर हैविंग बिकमिंग अवेयर ऑफ द फ्रॉड टेक्स बेनिफिट अंडर द कॉन्ट्रैक्ट, इन सच ए केस एग्रीड पार्टी कैनॉट अवॉइड द कॉन्ट्रैक्ट। मतलब if the agreed party after becoming aware of fraud, fraud जानने के बाद भी takes benefit under the contract, in such a case agreed party cannot avoid the contract। अगर तुम लोग के साथ फ्रॉड हुआ है और फिर भी तुम लोग कॉन्ट्रैक्ट कंटिन्यू कर रहे हो,
बेनिफिट ले रहे उसमें, तो क्या you cannot avoid, you cannot cancel the contract later on. Okay, जैसे सपोज से वी एम्प्लॉय ए वर्कर, और हमने बोला कि वर्कर की एज शुड बी बिलो 35, बिलो 35 वर्कर की एज होनी चाहिए। तो कुछ वर्कर आ गए, एक वर्कर ने झूठ बोला, बोला उसकी एज 39 थी बट ही टोल्ड इट इज 34, झूठ बोला उसने, फ्रॉड किया। नाउ यू कंटिन्यूड विद द कॉन्ट्रैक्ट, उससे काम कराया, उसके बाद तुम लोग को मालूम था कि ही एज इज 39, तुम लोग को कैसे भी मालूम पड़ गया था, लेकिन फिर भी मालूम पड़ने के बाद भी तुम लोग काम कराते रहे उससे, तो कैन यू से दैट देयर इज अ फ्रॉड, दैट वी विल नॉट कैंसिल द कॉन्ट्रैक्ट? नो, बिकॉज यू केम टू नो अबाउट द फ्रॉड, यू आर एग्रीड पार्टी, फ्रॉड हुआ है तुम्हारे साथ, एज गलत बताई गई, आफ्टर बिकमिंग अवेयर मालूम पड़ा 39 है, टेक्स बेनिफिट अंडर द कॉन्ट्रैक्ट, इन सच अ केस एग्रीड पार्टी कैन नॉट अवॉइड द कॉन्ट्रैक्ट। ओके, देयर इज नो टाइम लिमिट टू अवॉइड द कॉन्ट्रैक्ट, कुछ टाइम लिमिट नहीं है। हाँ, अभी इफ बिफोर द कॉन्ट्रैक्ट इज अवॉइडेड बाय एग्रीड पार्टी, थर्ड इनोसेंट पार्टी अक्वायर्स, ना जनरली है ना, ये ना जनरली हम एग्जांपल देते हैं ना, तो उसमें फ्रॉड सेलर करता है, कौन करता है? हु कमिट्स द फ्रॉड? फ्रॉड कौन करता है? सेलर ना। हाँ, लेकिन ये एग्जांपल में तुम लोग को बायर कराएगा। इफ बिफोर द कॉन्ट्रैक्ट इज अवॉइडेड, a third innocent party acquires some interest in the property for consideration, in such a case the agreed party cannot avoid the contract. See, अगर थर्ड पार्टी ने इंटरेस्ट अवॉइड किया, से X sells a machine to B, B pays in cash, okay, X comes to know that the currency given by B is fake currency, समझा? अब इसमें फ्रॉड किसने किया, बायर ने कि सेलर ने? बोलो, किसने किया? इतना टाइम लगा रहे हो बोलने को, दो बच्चे बोल रहे हैं खाली। हाँ, X comes to know that the currency is fake। अभी ये वाले एग्जांपल में ना हमेशा बायर को बताने का, यू टू शो व्हाट बायर ने फ्रॉड किया, तो झूठा करेंसी दिया तो झूठा माल दे सकता था, तो हमने झूठा करेंसी दिया, अभी इसने झूठा करेंसी दिया। नाउ X कैन अवॉइड द कॉन्ट्रैक्ट, बट बिफोर X अवॉइड्स द कॉन्ट्रैक्ट, एग्जाम में आ सकता है, X avoids the contract, B has sold these goods, the machine, to C. In such a case, X cannot avoid the contract, but के बदले हैं however लिखो। इफ अगर X ने अवॉइड करने के पहले B को, सॉरी B ने कॉन्ट्रैक्ट अवॉइड कर, X ने कॉन्ट्रैक्ट अवॉइड करेगा उसके पहले B ने व्हाट हैज डन,
बी ने किसको दूसरे को बेच दिया तो क्या? See here, if the before the contract is avoided by the agreed party, third innocent party acquires some interest in the property for consideration. प्रॉपर्टी तीसरे के पास पहुंच गई है, बी ने फ्रॉड किया लेकिन बी बायर है, तो हम कैंसिल नहीं कर सकते क्योंकि थर्ड पार्टी के पास माल पहुंच गया अभी, और थर्ड पार्टी शुड बी इनोसेंट। क्या होना चाहिए? उसको मालूम नहीं होना चाहिए। हाँ, फिर तुम लोग डैमेजेस ले सकते हैं ना। If the third party gets completed gift, तो वो innocent, then the explanation, हाँ वो तो अप्लाई कर सकते हैं ना, तो हमेशा अप्लाई कर सकते हैं। लीगल एक्शन वो अलग है, हम लोग कॉन्ट्रैक्ट एक पढ़ रहे हैं, क्रिमिनल एक्शन भी ले सकते हैं। भाई तूने नकली नोट दिया। फोर्थ, तो तीन केसेस में साइलेंस प्लस डिटेक्टेबल होगा तो नहीं, और दूसरा क्या था, इफ यू टेक बेनिफिट आफ्टर नोइंग इट, और इफ द बायर ने फ्रॉड किया है एंड बिफोर द सेलर अवॉइड्स द कॉन्ट्रैक्ट, the buyer has passed on the goods to third parties. When parties cannot be restored to original position. अभी contract, when the contract is, X डैमेज बी से डैमेजेस ले सकता है, रिस्टोरिंग टू सेम पोजीशन बोल सकता है कि मेरे को असली करेंसी दे दे या डैमेजेस दे और मतलब सब पैसा दे, और क्या वो बोल सकता है, लेकिन माल नहीं मिलेगा वापस। कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करते हैं ना, माल वापस मिलता है। ये इंपॉर्टेंट आएगा मिस्टेक, अपना मिस्टेक वाले नेक्स्ट एग्जांपल में भी आएगा अभी, मिस्टेक वाले में। X can take money from B but not goods. गुड्स सी के पास पहुंच गए ना, तो सी के हो गया। When the parties cannot be restored to, see here, when a contract is cancelled, when a contract is avoided, the parties should return the benefits which they have received. है ना? When a contract is avoided, the parties should return the benefits which they have received. है ना? But if मतलब रिस्टोर करने का, if restoration to original position is not possible, अगर यार नहीं बोल सकते, जैसे देखो मैंने तुम लोग को शुगर कैन बेचा, आई सोल्ड शुगर कैन टू यू, तुम लोग उसमें जूस निकाल रहे हो, तुम लोग ने पूरा जूस निकाल लिया, उसमें से सब काला कलर का जूस है, एकदम गंदा जूस। तो मेरे को मालूम था ऐसे ही है झूठ, मतलब मैंने फ्रॉड किया था। नाउ यू कैन नॉट रिटर्न दैट शुगर कैन टू मी, कैन यू रिटर्न? नो, आई कैन रिटर्न योर मनी बट यू कैन नॉट रिटर्न इट। तो कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल नहीं होगा, रिस्टोरेशन टू द ओरिजिनल पोजीशन then cannot be avoided. However, damages ले सकते हैं ना, समझा ये स्टोरी? देखो भाई, तुम कॉन्ट्रैक्ट अभी रिस्टोर नहीं कर सकते यार, तूने यूज कर लिया तो। जैसे मैंने तुम लोग को एक सीमेंट बेचा, सीमेंट, और मैंने बोला बहुत अच्छा है, ऐसा है वैसा बताया, फिर मालूम पड़ा सब झूठ बोला था मैंने। अब तुम लोग ने सीमेंट यूज कर दिया, यूज करने के बाद मालूम पड़ा सीमेंट 2 दिन में निकल जाता है,
तो कैन यू रिटर्न दैट सीमेंट टू मी? नो. तो कैंसिल करेंगे तो सब देखो, व्हेन द कॉन्ट्रैक्ट इज अवॉइडेड द पार्टीज शुड रिटर्न द बेनिफिट्स व्हिच दे हैव रिसीव्ड. तो सीमेंट ला मेरा, तो कॉन्ट्रैक्ट कैन नॉट बी कैंसल्ड. तो यू कैन नॉट, कॉन्ट्रैक्ट अवॉइड नहीं होगा. बट इफ रिस्टोरेशन टू ओरिजिनल पोजीशन इज नॉट पॉसिबल, है ना, then the contract cannot be avoided. अगर रिस्टोरेशन पॉसिबल नहीं है, रिस्टोर करना पड़ता है, वॉइड होता है तो रिस्टोरेशन करना पड़ता है. अगर रिस्टोरेशन नहीं कर पा रहे हो तो फिर हाँ, कॉन्ट्रैक्ट कैन नॉट बी कैंसिल. वेयर द कंसेंट वॉज गिवन इन इग्नोरेंस ऑफ फ्रॉड. कंसेंट वॉज गिवन इन इग्नोरेंस ऑफ फ्रॉड. सपोज से तुम लोग ने, मैंने तुम लोग, मैं फ्रॉड कर रहा हूं, आई एम स्पीकिंग समथिंग रॉन्ग, but you didn't listen to it and you gave the consent without listening to me. मतलब तुम लोगों ने सुना ही नहीं बात. हाँ, suppose say I am selling furniture to you. तो few features of furniture I explained to you in English. English में मैंने बोला, and the person जिसको मैंने बोला वो English समझता ही नहीं था, तो उसको मैंने सब झूठ बोला लेकिन English में बोला, तो वो कुछ समझा ही नहीं वो बातों का. तो he was ignorant about the fraud or not? तो उसने तो विदाउट इग्नोरिंग द फ्रॉड ही गेव अ कंसेंट, सो उसमें कॉन्ट्रैक्ट अवॉइड नहीं कर सकता है. तो इन 5 केसेस ही कैन नॉट अवॉइड द कॉन्ट्रैक्ट. ये 5 केस है ना. ये ओके. 5th केस. अच्छा, वेरी गुड. हाँ, वेयर द पार्टीज कैन नॉट बी रिस्टोर्ड टू ओरिजिनल पोजीशन. सी क्या होता है, हम लोग कॉन्ट्रैक्ट अवॉइड करते हैं ना, तो पार्टीज हैव टू बी रिस्टोर्ड. देखो ये सिविल लॉ है, इसमें कोई जेल वेल का कुछ नहीं है, समझा, कुछ सजा वजा कुछ नहीं है इसमें. हाँ, नाउ सपोज से एक कंपनी है और शेयर्स बेच रही तुमको, प्रोस्पेक्टस में सब झूठ लिखा है, लेकिन वो प्रोस्पेक्टस उन लोग ने तेलुगु में इशू किया. व्हाट दे हैव इशूड इन तेलुगु. अब मेरे को तेलुगु आती नहीं है, मैंने पढ़ा ही नहीं और शेयर्स ले लिए, तो कैन आई से दैट अब मेरे को कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करना पे? अपनी मेरे को मालूम पड़ा उसने सब झूठ लिखा था, तेलुगु में सब झूठ लिखा था उसने. तो आई कैन नॉट अवॉइड द कॉन्ट्रैक्ट बिकॉज वाई, आई नेवर रेड इट एंड आई वॉज नॉट नोइंग तेलुगु तभी. सो व्हेन द पार्टीज, सॉरी ये ना लास्ट, कंसेंट वॉज गिवन, आई गेव माई कंसेंट विद इग्नोरिंग द फ्रॉड. वो जो झूठ लिखा तो मैंने पढ़ा ही नहीं हो, तो आई गेव विदाउट कंसिडरिंग द फ्रॉड. नो, in that case I cannot avoid the contract. हाँ, मतलब it means if the agreed party was not influenced by fraud. फ्रॉड क्या था लेकिन मेरे को तो मालूम ही नहीं पड़ा. AG cannot avoid the contract. समझा? Yes or no, मोहम्मद?
हाँ डिफेंस को बताना पड़ेगा ना, वो तो कोर्ट में बताएंगे ना प्रूफ। तुम लोग कोर्ट तक मत पहुंचो अभी इधर भाई, कोर्ट में प्रूव करना वो करना एविडेंस एक्ट है, वो अलग स्टोरी है पूरी। हाँ ये मानो कि कोर्ट में कोई झूठ नहीं बोलता इसमें। हाँ कोर्ट में जाओगे तो फिर तुम लोग दूसरे किधर 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 पहुंच जाओगे। नहीं अगर तुम लोग ने पढ़ा नहीं है तो कंपनीज एक्ट में, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में तुम लोग को कोई रेमेडी नहीं है। क्यों? क्योंकि तुम लोग ने तो पढ़ा ही नहीं था। तो मेरा झूठ से असर हुआ क्या तुम्हारे को? मेरा झूठ असर कहाँ किया तुम्हारे पे? तुमने तो सुना ही नहीं। नहीं कैंसिल कर सकते हैं कॉन्ट्रैक्ट। क्यों? क्योंकि तुम लोग ने झूठ पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था, वो सवाल है ना। वो योर क्वेश्चन इस प्रोस्पेक्टस में भी तो सब रॉन्ग लिखा है, तो कैंसिल कर सकते। रॉन्ग लिखा है लेकिन पढ़ा नहीं ना, इसलिए कैंसिल नहीं कर सकते। एग्रीड पार्टी पढ़नी चाहिए वो, और इन्फ्लुएंस होनी चाहिए उससे। तो फिर वो झूठ नहीं बोला जाएगा। तुमने झूठ, द फ्रॉड डज नॉट अफेक्ट यू, यू आर नॉट इन्फ्लुएंस्ड। फ्रॉड से तुम्हारा कुछ असर नहीं हुआ। यू यू डोंट इवन नो अबाउट द फ्रॉड, कि मैंने झूठ बोला पता भी नहीं आपको, बाद में पता चला। तो कॉन्ट्रैक्ट कैसे कैंसिल कर सकते हो? ओके नाउ मिस रिप्रेजेंटेशन। फ्रॉड क्या था? 5 चीजें थी मालूम फ्रॉड में? व्हाट? झूठ बोलना, एक्टिव कंसीलमेंट, प्रॉमिस मेड विदाउट द इंटेंशन ऑफ परफॉर्मिंग इट, एनी एक्ट फिटेड टू डिसीव, and any other act declared by law as fraudulent. Misrepresentation arises when representation made is untrue, but the person making it believes it to be true. झूठ बोल रहा है लेकिन वो सच मान के झूठ बोल रहा है। And there is no intention to deceive. Deceive मतलब बेवकूफ बनाना, उल्लू बनाना। तो ऐसा कुछ नहीं है कि इसको चीट करने का कोई उद्देश्य नहीं था, और उसको लग रहा है कि फॉर एग्जाम्पल से I purchased gold and I believed that it is 24 कैरेट गोल्ड। मुझे किसी ने बोला 24 कैरेट गोल्ड है और मैं भी ये मान रहा था। And I sold to you telling it is 24 कैरेट गोल्ड। तो मैंने झूठ तो बोला, तो 24 कैरेट नहीं है। तो रिप्रेजेंटेशन इज अनट्रू बट द पर्सन मेकिंग इट बिलीव्स इट टू बी ट्रू। There is no intention to deceive. No, इसमें पहला आता है अनवारंटेड असोसिएशन। मुझे नहीं बोलना चाहिए था लेकिन मैंने बोला। अनवारंटेड असोसिएशन मतलब आई शुड हैव नॉट स्पोकन। आई एम नॉट गेटिंग। अमन यू राइट अगेन। समझ में नहीं आ रहा क्या बोल रहे। कैन इट बी सेड एग्रीड पार्टी ऑफ फ्रॉड? नहीं ऐसा कुछ नहीं है। अभी मिस रिप्रेजेंटेशन तो शुरू ही नहीं हुआ है। अनवारंटेड असर्शन मतलब आई शुड हैव नॉट स्पोकन
बोलना नहीं चाहिए था लेकिन फिर भी मैंने बोला, बट विदाउट इंटेंशन टू डिसीव। हाँ, हर में क्या होना चाहिए? हाँ, मतलब आई डिड नॉट चेक, जैसे मैं बोल रहा हूँ कि गोल्ड असली है और मैं भी मानता हूँ कि असली है, बट आई शुड चेक इट एंड देन से नो, इट इज अनवारंटेड असर्शन। देखो, unwarranted assertion means telling something, asserting something which should not have been asserted। नहीं बोलना चाहिए था, मालूम नहीं है फिर भी बोलना है ना। We don't know then also we want to speak, तो वो मिस रिप्रेजेंटेशन होता है। जैसे मैं बोल रहा हूँ गोल्ड असली है, मैं चेक नहीं किया, तो आई हैव नॉट चेक्ड, देन ऑल्सो आई एम टेलिंग द गोल्ड इज 24 कैरेट, so it is what? Asserting means बोलना। स्पीकिंग। हाँ, पूछो, और कुछ पूछना है पूछो आराम से। मतलब कुछ बोलना नहीं चाहिए लेकिन फिर भी बोल रहे हैं, तो इट इज अनवारंटेड। हाँ, लेकिन मैं चीटिंग के उद्देश्य से नहीं बोला था, हाँ, मुझे भी लग रहा था कि ऐसे ही है। आई एम टेलिंग अ डायमंड टू यू एंड आई एम टेलिंग इट इज ओरिजिनल। मैं चेक नहीं किया है, मैं बोलता हूँ अच्छा ओरिजिनल डायमंड है, रियल डायमंड है, तो आई एम नॉट चेक्ड, सो इट इज अनवारंटेड असर्शन। अच्छा, ब्रीच ऑफ ड्यूटी, एनी, ये समझा पहले, तो ये इसको चीटिंग नहीं बोला जाएगा, लेकिन इसमें ये नहीं होना चाहिए क्या, देयर शुड बी नो इंटेंशन टू डिसीव। एनी ब्रीच ऑफ ड्यूटी without an intention to deceive, which brings advantage to the person committing it by misleading another to his prejudice। देखो, मैंने एक ड्यूटी नहीं निभाई, फर्स्ट आई डिड नॉट परफॉर्म माई ड्यूटी विदाउट इंटेंशन टू डिसीव, लेकिन मेरे को चीटिंग करने का उद्देश्य नहीं था। आई डिड नॉट परफॉर्म माई ड्यूटी बट आई डिड नॉट इंटेंड टू चीट ऑल्सो, एंड उससे मुझे एडवांटेज मिली तेरा नुकसान करके। चार बातें। आई कमिटेड अ ब्रीच ऑफ ड्यूटी, देयर वाज नो इंटेंशन टू डिसीव, it brings advantage to the person committing it and to the prejudice by misleading another to the his prejudice। इसे देखो, I am selling biscuits, suppose I am selling flour, आटा आटा बेच रहा हूं, ओके। तो मेरे पास बहुत सारे बैग्स पड़े हैं, तो मुझे लगा ये 5 किलो का बैग है, तुम लोग ने मेरे से 5 किलो आटा लिया और मुझे लगा 5 किलो का बैग है। अब मैंने क्या किया, चेक करके नहीं दिया, आई डिड नॉट चेक 5 किलो का है कि नहीं, मैंने ऐसे ही दे दिया, लेकिन थे खाली 3 किलो, तो क्या हुआ, और तुम लोग लेके चले गए, तो क्या हुआ बताओ, मेरी ड्यूटी थी क्या करना है बताओ, आई शुड हैव वेव्ड इट, तो देयर इज अ ब्रीच ऑफ ड्यूटी विदाउट इंटेंशन टू डिसीव,
विच ब्रिंग्स एडवांटेज, तो मेरे को फायदा हो उससे, by misleading another to his prejudice. तो if there is a breach of duty, but ये मेन चीज ये होनी चाहिए क्या इसमें, हाँ, there should be no intention to deceive. If there is an intention to deceive ना तो fraud हो जाता है. And last is innocent mistake. Okay, तो ये तुम लोग बताने का उसमें मेन चीज क्या लिखने है. प्रेजुडिस मतलब हार्म, हार्मिंग, HARM. ये घड़ी घड़ी वर्ड आएगा, कल भी आया था ना शायद. हाँ, विदाउट इंटेंशन टू डिसीव इज इंपॉर्टेंट एवरी टाइम, कि मेरा मन बहुत साफ था. तो ये अनवारंटेड असर्शन, देन ब्रीच ऑफ ड्यूटी विदाउट इंटेंशन विच ब्रिंग्स एडवांटेज टू द पर्सन कमिटिंग इट, एंड इनोसेंट मिस्टेक. अभी ये होता है मिस रिप्रेजेंटेशन. इसमें क्या सेम है, दो चीजें कर सकते हैं. व्हाट यू कैन अवॉइड द कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट एंड नो डैमेजेस. इसमें डैमेजेस नहीं है, नो डैमेजेस. फ्रॉड, ये फ्रॉड के ये सही है, that you can avoid the agreement, insist that the agreement be performed, and he shall be put in the position in which he would have been had the representation made been true. है ना, मेरे को वही पोजीशन में लेके चलो अगर तेरी बात सच होती तो. Follow this. अनवारंटेड असर्शन मतलब मेरे को नहीं बोलना चाहिए था फिर भी मैं बोला. ब्रीच ऑफ ड्यूटी मतलब मैं ड्यूटी परफॉर्म नहीं किया इसलिए गलत हो गया. जैसे मेरे को मालूम ही नहीं कि गोल्ड अंदर से मैंने पैक करके देखा भी नहीं है. समझो गोल्ड है, मैं बोल रहा हूँ असली है, और मैंने पैक करके देखा भी नहीं अंदर क्या है, लेकिन आई एम टेलिंग ने मस्त है, बहुत अच्छा है, तो वो क्या है, without knowledge I am speaking, that is unwarranted. breach of duty मतलब मेरे पे मुझे कुछ करना चाहिए था लेकिन मैंने नहीं किया, और फिर तुम लोगों को नुकसान होगा और मुझे फायदा हो गया उससे, लेकिन चीटिंग का कोई उद्देश्य नहीं था, तो वो क्या होगा, मिस रिप्रेजेंटेशन. अनवारंटेड मतलब आई शुड नॉट स्पीक, मुझे बोलने का, आई डोंट हैव इंफॉर्मेशन टू स्पीक बट आई एम स्पीकिंग, है ना. जैसे हम लोग किसी ने बोला कि हाँ, तुम लोग किसी को बोलते ये दवाई ले वो दवाई ले, कुछ कुछ को मालूम नहीं है, तो इट इज अनवारंटेड असर्शन. कोर्ट नहीं जाते हैं, जा सकते हैं, क्यों नहीं, बिकॉज ओपनली जा सकते हैं ना कोर्ट में, क्यों नहीं. अगर कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल नहीं करेगा तो हम लोग कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर सकते हैं ना, नहीं करेगा तो क्या सकते हैं. व्हाट यू कैन डू, अवॉइड द एग्रीमेंट और इंसिस्ट दैट द कॉन्ट्रैक्ट शैल बी परफॉर्म्ड. फॉर एग्जांपल, आई एम सेलिंग यू गोल्ड which is नकली गोल्ड, which is नकली गोल्ड, लेकिन मुझे भी लगता है कि असली है. मैंने तुम लोग को बेच दिया, पैसे ले लिए, फिर तुम लोग ने बोला नकली है, तो मैंने चीटिंग नहीं की थी, मुझे खुद को भी लग रहा था कि असली है. देयर इज नो इंटेंशन टू चीट. सो यू कैन, व्हाट यू कैन डू, you can tell that okay, give me original gold, restore me, insist that the contract be performed, and he shall be put in the position in which he would have been if the representation had been true. अगर तेरी बात सच होती तो आज मेरे पास असली गोल्ड होता, तो आज मेरा असली गोल्ड हाथ में दे दे, खत्म बात. या कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर, ये गोल्ड ले ले और पैसा ले ले, पैसा वापस ला. डैमेजेस क्लेम नहीं कर सकते. व्हाट,
cannot claim damages. Okay, agreed party cannot claim damages. आया समझ में? डैमेजेस इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि ये इसका उद्देश्य चीटिंग का नहीं था, तो देयर इज नो नीड टू पनिश. आया समझ में? अच्छा, अब ये ना इसमें अब बस 4-5 केसेस हुई है क्या? वही, agreed party cannot claim damages in case consent is caused by MR. If the parties whose consent is caused by MR had the means of discovering the truth with ordinary, he can. अरे ये नहीं, ये अलग सेंटेंस है. हाँ, they are not claim damages. आ गया. If the agreed party could have, अगर डिटेक्टेबल था ना, साइलेंस की नहीं. हाँ, if the party whose consent is caused by MR had the means of discovering the truth by ordinary diligence, he has no remedy. In such a case, agreed party cannot avoid the contract. So you cannot avoid the contract. अगर MR में you could have detected, इसमें क्या है देखो, इसमें फ्रॉड जैसा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है. फ्रॉड में क्या चाहिए था? साइलेंस प्लस डिटेक्टेबल ना. इसमें ओनली डिटेक्टेबल. क्या चाहिए? हाँ, इज इक्वल टू नॉट अगर तुम लोग ढूंढ सकते थे whose consent is caused by MR had the means of discovering the truth by ordinary diligence. So if you had the means of discovering the truth by ordinary diligence and I am committing a misrepresentation, लेकिन मैं को तो अक्कल नहीं थी, लेकिन तू भी तो देख सकता था कि नहीं, then you have no remedy, you cannot cancel the contract. हाँ, you can say that restore me to the same position. What? ये बोल सकते हो. कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल नहीं कर सकते. ओके, नहीं, बायर ऑर्डिनरी डिलिजेंस नहीं मालूम पड़ता होगा. सपोज ऑर्डिनरी डिलीजेंस से नहीं मालूम पड़ता होगा, तभी की बात है ना. वो 3 किलो डिटेक्ट कर सकता था कि नहीं कर सकता था, दैट डिपेंड्स अपॉन द थिंग विच इज सोल्ड. हाँ, समझा कि नहीं? नहीं मालूम पड़ सकता है ना कितनी बार. सपोज आई एम सेलिंग कॉटन, तो 3 किलो रोज नहीं लेता होगा रोज कॉटन, तो डिटेक्टेबल है कि नहीं, नॉट डिटेक्टेबल, दैट कैनॉट बी, है ना. नो वॉइडेबल राइट नहीं है. नो वॉइडेबल राइट्स. अगर खाली डिटेक्टेबल है तो बस, है ना. तो एमआर में खाली क्या है? साइलेंस बैलेंस नहीं है. डिटेक्टेबल है एमआर प्लस तो क्या होगा? कैनॉट अवॉइड द कॉन्ट्रैक्ट. फॉलो दिस. एमआर प्लस तो यू कैन अवॉइड द कॉन्ट्रैक्ट. समझा? ये लिख दो. ये एमआर कर दो. ये सब सेम है, फ्रॉड वाले ही सेम है.
agreed party after becoming aware of MR takes benefit under the contract. In such a case, agreed party cannot avoid. तुम लोग को मालूम पड़ा फिर भी तुम लोग कॉन्ट्रैक्ट चला रहे हो, बेनिफिट ले रहे हो. If the contract is avoided by agreed party, the third innocent party acquires some interest in the property. है ना, सेम. अगर थर्ड पार्टी के पास माल पहुंच गया तो कैंसिल नहीं कर सकते हैं. When the parties cannot be restored to original position. ये तीनों सेम था. In such a case, contract induced by MR. ये फ्रॉड की जगह खाली MR लिख दो. फ्रॉड की जगह क्या लिख दो? ये समझा, ये तीनों सेम है जो हमने फ्रॉड में किए, खाली इसमें थोड़ा फर्क था. समझा ये? ओके. अभी है ना, चारों में क्या था? इन ऑल फोर कॉन्ट्रैक्ट वॉज ऑलवेज अवॉइडेबल, है ना. जैसे फर्स्ट केस में क्या था कि फर्स्ट केस में क्या था कि कोएर्जन है तो यू कैन अवॉइड द कॉन्ट्रैक्ट, बट लेन देन वापस करनी सबको, है ना. फिर अनड्यू इन्फ्लुएंस, यू कैन कैंसिल द कॉन्ट्रैक्ट, वॉइडेबल. ओके. और कोर्ट में सेट असाइड द कॉन्ट्रैक्ट आइदर एब्सोल्युटली और अपॉन सम कंडीशंस. डैमेजेस नहीं रहा. डैमेजेस खाली किसमें? फ्रॉड में. फ्रॉड में तीन चीजें: रिस्टोर टू द ओरिजिनल पोजीशन, कैंसिल द कॉन्ट्रैक्ट एंड डैमेजेस. और एमआर में डैमेजेस नहीं है, रिस्टोरिंग एंड अवॉइडिंग द कॉन्ट्रैक्ट. और चार केसेस में अवॉइड नहीं कर सकते. ना मिस्टेक में क्या है? सब में अवॉइड तो कर सकते हैं. मिस्टेक में अगर यूनिलैटरल मिस्टेक होगी ना तो mistake is said to have occurred when parties intending to do one thing by error do something. Mistake is an erroneous belief concerning something. The mistake can be of two types. What are they? ये देखो, मिस्टेक ऑफ फैक्ट. यहाँ देखो, मिस्टेक ऑफ फैक्ट मतलब किसी चीज के बारे में मिस्टेक है हमारी. अगर वो यूनिलैटरल मिस्टेक है, क्या सॉरी, अगर बायलेटरल मिस्टेक है, दोनों की मिस्टेक है, तो कॉन्ट्रैक्ट इज वॉइड. ये देखो, मिस्टेक एज टू एग्जिस्टेंस ऑफ सब्जेक्ट मैटर और एज टू पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस. दोनों की मिस्टेक है अबाउट सब्जेक्ट मैटर और अबाउट पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस, तो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड है. हाँ, दोनों की मिस्टेक है तो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड होता है. देखो, हाँ, इट्स एग्रीमेंट वॉइड एब इनिशियो. ओके. बाद में भी वॉइड हो सकता है, ऐसा नहीं है. इट में भी वॉइड एग्रीमेंट और वॉइड कॉन्ट्रैक्ट, कुछ भी हो सकता है, क्योंकि बाद में इम्पॉसिबल मिस्टेक हो गई तो. अच्छा सुनो, हाँ, एज टू सब्जेक्ट मैटर, ठीक है, इट इज अ वॉइड एग्रीमेंट लिखो तो अच्छा रहेगा. ओके. बट अभी हम लोग ये डिस्कस कर रहे हैं कॉन्ट्रैक्ट, तो कॉन्ट्रैक्ट लिखा है. एज सब्जेक्ट मैटर, एग्जिस्टेंस, क्वांटिटी, क्वालिटी, आइडेंटिटी, प्राइस एंड टाइटल, ये किसकी भी मिस्टेक है ना अबाउट सब्जेक्ट मैटर, दोनों की मिस्टेक है, याद करना, तो वॉइड है. ओके. एज टू पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस मतलब बोथ आर अंडर द इंप्रेशन दैट कॉन्ट्रैक्ट कैन बी परफॉर्म. नहीं, मैं मिस्टेक ऑफ लॉ में आया ही नहीं हूं ना, मिस्टेक ऑफ फैक्ट कर रहा हूं. फॉरेन लॉ में पहुंचा ही नहीं हूं अभी तक.
तो सपोज से आई एम सेलिंग अ हॉर्स टू यू, हॉर्स इज ऑलरेडी, हॉर्स मर चुका है, तो हॉर्स मर चुका है, तो ये क्या है, इट्स दोनों, और मुझे तुझे भी लगता है जिंदा है, दोनों को लग रहा है कि जिंदा है हॉर्स, लेकिन हॉर्स मर चुका है, तो दोनों की मिस्टेक है ना. इट्स अ मिस्टेक अबाउट व्हाट, इट्स अ मिस्टेक अबाउट existence of subject matter. It's a mistake about existence of subject matter. The mistake may be about quantity, mistake may be about quality. हाँ, दोनों की मिस्टेक है. हाँ, दोनों की मिस्टेक है तो कॉन्ट्रैक्ट वर्ड होता है. यूनिलैटरल मिस्टेक मतलब क्या होता है? यूनिलैटरल मिस्टेक में कॉन्ट्रैक्ट, अगर एक आदमी की मिस्टेक है तो वैलिड होता है, फिर कॉन्ट्रैक्ट भर के देना पड़ेगा. लेकिन अगर मिस्टेक इज अबाउट द आइडेंटिटी ऑफ द पर्सन, क्या, if unilateral mistake is about the identity of the person, then the contract is void. Bilateral may always void, unilateral में about identity of the person void है, nature of the contract है तो void है, और others होगा तो it is valid, contract is valid. अभी इसमें ना तुम लोग को 4 एग्जाम्पल दिए गए मालूम है. हाँ, जैसे एक ब्लैंकान का दिया हो तुम लोग को. Now suppose say X places order with Y. हाँ, 4 एग्जाम्पल दिए ना. X places order with Y. Now Y has already sold business to Z. Z supplies मैं तुम लोगों को चारों एग्जाम्पल पे डिस्कस कर देता हूँ. सी एक में क्या था, a lady enters into a jeweler shop, no, और उसने आपको बताया कि आई एम अ वाइफ ऑफ अ वेरी बिग रिच पर्सन. तो उस केस में क्या हुआ? हाँ, ये 2 केस याद रखना खाली. आई एम वाइफ, ही इज अ वाइफ ऑफ, शी इज अ वाइफ ऑफ रिच पर्सन, बहुत रिच पर्सन की वाइफ उसने बताया. तो उसको माल बेचा उसने, ज्वेलर ने. ज्वेलर ने वो लेडी को वाइफ, वाइफ को बेचा ना. उसकी वाइफ थी नहीं, रॉन्ग वाली नकली वाइफ थी. समझा कि नहीं? नाउ व्हाट दैट लेडी डिड, दैट लेडी प्लेज, अभी इसमें तुम लोगों को मीनिंग क्या बताता हूँ. प्लेज गुड्स और सोल्ड गुड्स टू समवन एल्स. अब देखो ये ज्वेलर है और लेडी है. देयर इज अ ज्वेलर, देयर इज अ लेडी एंड थर्ड पार्टी है ना. नो,
झूठ किसने बोला कि मैं बड़े आदमी की बीवी हूं? बताओ, लेडी ने, है ना? A rich person is said to be barren. लेडी ने झूठ बोला? नहीं, तुम लोग ये केस सुन लो, तुम लोग को बहुत केस कंफ्यूजन लगेगा, लेकिन सुन लो, कुछ है नहीं, कुछ भी नहीं इसमें। हाँ, खाली छोटा एग्जांपल रखो, फिर उसको अच्छी तरह पढ़ो। हाँ, और नाम वाम मत याद रखो पहले, और नाम में तुम लोग कंफ्यूज हो जाते हो। हाँ, अभी लेडी ने झूठ बोला ना, और ये लेके गए सोना उधार पे। तो अगर हम, हमारे पास अगर हम फ्रॉड बोलेंगे ना, फ्रॉड है क्या ये, कि लेडी ने फ्रॉड किया, याद रखना, बायर ने फ्रॉड किया है जरा, लेडी हैज कमिटेड अ फ्रॉड। तो इसको है ना, ये माल किसके पास पड़ा है? थर्ड पार्टी के पास। तो वो ऑर्नामेंट्स ज्वेलर को मिलेंगे नहीं। क्यों? बिकॉज बिफोर ही कुड कैंसल द कॉन्ट्रैक्ट, द लेडी हैज गिवन द, फ्रॉड में हमको क्या रेमेडी है बताओ? यू कैन कैंसल द कॉन्ट्रैक्ट, वंस यू कैंसल द कॉन्ट्रैक्ट, तो ऑर्नामेंट ज्वेलर लेडी के नहीं हुए, और लेडी के नहीं हुए तो तेरे भी नहीं हुए। लेकिन you cannot cancel the contract. Why? Because if the property has passed to third party before you award the contract, then you cannot cancel the contract. किया था ना हमने भी, कि माल थर्ड पार्टी के पास पहुंच गया यार। तो फ्रॉड में ना, वो लेडी से पैसा मांग सकेगा। क्या मांग सकेगा? ये माल जो इसके पास पड़ा है, that jeweler will not get. Why? Because he cannot cancel the contract. कि मैं तुझे गोल्ड दूंगा तो मुझे पैसा देना, ये कैंसिल नहीं हो सकता है कि मेरा गोल्ड वापस ला, बिकॉज द थिंग्स हैव रीच्ड टू थर्ड पार्टी। तो इसलिए ना, ज्वेलर ने क्या निकाला इस केस में, कि मैं फ्रॉड नहीं बोलता हूं, मैं क्या बोलता हूं, इट्स अ मिस्टेक एज टू आइडेंटिटी ऑफ पर्सन। मतलब मैं तो इसको माल ही बेचना नहीं चाहता था। तो फिर मैं कॉन्ट्रैक्ट क्या कर सकता हूं? ये कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल नहीं है, कॉन्ट्रैक्ट वॉइड है, क्योंकि मैं तो इसको बेचने का ही था मुझे। तो इसका हुआ कैसे? मिस्टेक एज टू व्हाट? आइडेंटिटी ऑफ अ पर्सन। हाँ, तो जब इसका वॉइड हो गया, ये दोनों वॉइड हो गया, तो फिर इसका प्रॉपर्टी, वो ऑर्नामेंट इसके हुए ही नहीं कभी, और उसके हुए ही नहीं, तो फिर थर्ड पार्टी के भी नहीं होंगे। आया समझ में? तो ये लिया, तो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड है, वॉइड है, तो लेडी नेवर बिकेम ओनर ऑफ ऑर्नामेंट्स। तो थर्ड पार्टी जे कैन रिकवर ऑर्नामेंट्स फ्रॉम थर्ड पार्टी। समझाइए? हाँ, मैं तो इसको साथ था ही नहीं ना। तो ये कॉन्ट्रैक्ट, इसमें वॉइडेबल किधर भी नहीं आता मिस्टेक में, मिस्टेक में वॉइडेबल किधर भी नहीं, बाकी सब में वॉइडेबल है, वॉइड किधर नहीं आता इसमें, सब में इसमें ये वॉइड है। हाँ, दूसरा एग्जांपल देते हैं। क्या? एक ड्रामा कंपनी सोचती कि है ना, हम लोग एक आदमी को टिकट नहीं बेचेंगे, वी विल नेवर सेल व्हाट, टिकट, ड्रामा की टिकट को क्रिटिसाइज करते रहो। हाँ, तो सपोज एक्स एक आदमी हर चीज को क्रिटिसाइज करता है, तो उसको बोला कि हम लोग वी विल नॉट सेल दिस ड्रामा टिकट्स टू एक्स। अब क्या हुआ? एक्स ने दूसरे की से टिकट मंगा ली, है ना? ड्रामा कंपनी ने इसको रोका, उसने बोला मेरे पास, एक्स को दिया उसने टिकट, एक्स गया देखने, दूसरे से टिकट भाई। तो ड्रामा कंपनी ने बोला कि वी हैड नेवर सोल्ड हिम द टिकट एंड वी डोंट इंटेंड टू कॉन्ट्रैक्ट विथ हिम। तो देयर इज मिस्टेक एज टू आइडेंटिटी ऑफ द पर्सन ना। भले हमारी मिस्टेक हो गई, हम लोग तो दूसरे को बेच रहे थे टिकट, ये कहां से आ गया?
वी नेवर इंटेंड टू सेल टू दिस, तो वॉइड हो गया. फिर मिस्टेक एज टू नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट. हाँ, सपोज यू आर साइनिंग अ बिल ऑफ एक्सचेंज, ए गारंटी, थिंकिंग दैट इट इज अ बिल ऑफ एक्सचेंज. यहाँ तुम लोग कोई डॉक्यूमेंट एक साइन कर रहे हो और मिस्टेक एज टू नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है ना. So if there is a mistake as to nature of contract, it is a void contract. And बाकी other unilateral mistakes, the contract is valid. In other mistakes, the contract will be valid. Follow this? Okay. Follow this chapter. अभी इसमें थोड़े क्वेश्चन पूछे गए हैं. हाँ, दे कैन, ड्रामा कंपनी बोल नहीं, ड्रामा कंपनी नहीं अलाउ करेंगे. तो बोले मैंने इसको बेचे नहीं टिकट. यूनिलैटरल मिस्टेक अदर का, हाँ, जैसे मैं पटेटोस लेके आया और ये समझ कर कि ये चीकू है, तो मेरी मिस्टेक है ना यार. मुझे लगा अरे हाँ दे दो, मैंने बोला दे दो पंडित, दे दो, ये दे दो. तो मुझे लगा चीकू बेच रहे हो, तो मेरे को सोचा चीकू है वो, तो मेरी मिस्टेक है कि उसकी मिस्टेक है. तो फिर मैं नहीं बोल सकता अरे मैं तो ये सोच के मैं लेके जाऊंगा घर पे, फिर बोलूंगा नहीं नहीं मेरे को. हाँ, मिस्टेक ऑफ लॉ. मिस्टेक ऑफ लॉ, इंडियन लॉ, कोई इंडिया के लॉ की कोई मिस्टेक हो गई तो इट इज, यू कैन नॉट कैंसिल द कॉन्ट्रैक्ट, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होता है. मेरे को लॉ, इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नॉट एन एक्सक्यूज. मुझे लॉ मालूम नहीं था यार. मिस्टेक ऑफ फॉरेन लॉ, तो अगर फॉरेन लॉ की मिस्टेक है तो उसको फिर हम ये मानेंगे क्या, ऐसे. समझा? इसका आगे डिस्कशन नहीं कुछ, पर मेनली तुम लोग ये पढ़ो. और ये इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नॉट एन एक्सक्यूज, बस मिस्टेक में इतना ही है. मिस्टेक एज टू नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, सपोज से आई एम, मैं एक प्रॉपर्टी तुम लोग को भाड़े पे दे रहा हूं और एग्रीमेंट साइन कर ली सेलिंग की, सेल की. तो इफ आई प्रूव दैट आई वाज गोइंग, सपोज मैं भाड़े की एग्रीमेंट दे रहा हूं और फिर सेल की एग्रीमेंट बना दी, तो फिर मैं बोल सकता हूं कि भाई इट्स अ वॉइड कॉन्ट्रैक्ट बिकॉज वी हैड, केस स्टडीज नहीं पूछते. केस स्टडीज हमको लिखने की होती है, हमको लिखने की होती है. वो लोग पूछते नहीं, वो लोग एक एग्जाम, वो लोग केस स्टडी लिखते रहे और हमको आंसर देने बोलते हैं. और मैंने तुम लोग केस स्टडीज दी हुई है, बुक में तो बहुत सारी दी हुई है हमारे, और तुम लोग को प्रैक्टिकल क्वेश्चन दिया है, पीछे देखो. पीछे और भी दिया, 50 क्वेश्चन और दिए मैंने. मिस्टेक ऑफ फॉरेन लॉ मतलब कोई फॉरेन का लॉ नहीं मालूम है, बस वही मालूम, मिस्टेक हो गई. हम लोग को लगता है कि उधर बेच सकते हैं. सपोज से अ पर्सन इज, आई एम एक्सपोर्टिंग गुड्स, लेकिन वो गुड्स वहां पे बैन है और उसको भी नहीं मालूम था, मुझे भी नहीं मालूम था, तो उसको हम क्या मानेंगे, मिस्टेक ऑफ फैक्ट. सपोज मैं दुबई से किसी ने मुझसे माल मंगाया और मैं बेच रहा हूँ,
आई एम सेलिंग हिम, सो देयर इज अ मिस्टेक अबाउट फॉरेन लॉ, वो बैन है वहां पे, तो उसको मिस्टेक ऑफ फैक्ट मानेंगे। फिर अगर दोनों की मिस्टेक है तो क्या करेंगे, कॉन्ट्रैक्ट इज वॉइड, पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्म नहीं हो सकता है ना, मैं बेच नहीं सकता तो खरीद नहीं सकता है। अगर यूनिलैटरल है, बायलैटरल है ना, यूनिलैटरल है, मुझे नहीं मालूम था उस मुझे, हाँ, लेकिन वो मोस्टली बायलैटरली होती है मिस्टेक ऑफ लॉ। फॉलो दिस। नाउ लिसन हियर, अभी ये तुम लोग है ना, ये कितने क्वेश्चन है, 7। हाँ, पढ़ो, 5 मिनट पढ़ो तुम लोग, देखो इसमें क्या टफ है। ओके, हाँ, क्वेश्चन नंबर 4, देखो पहला क्वेश्चन क्या है, डिफाइन फ्रॉड, वेदर मेयर साइलेंस अमाउंट टू फ्रॉड। तो साइलेंस, देखो ये फ्रॉड का डेफिनेशन दिया है इसने, suggestion of a fact which is not true by the one who does not believe it to be true, active concealment, promise made without the intention of performing it, ये पढ़ के आना, any other act fitted to receive, मतलब एग्जांपल दिया था मैंने समोसे वाले का, कांच लगाया बड़ा दिखता समोसा है ना, और एनी अदर एक्ट और ओमिशन एज अ लॉ स्पेसिफिकली डिक्लेयर्स टू बी फ्रॉडलेंट, मतलब कोई भी केस, कोई भी चीज अगर कानून ने, लॉ ने बोला कि फ्रॉड है तो फिर फ्रॉड माना जाएगा। Mere silence, the statement is incorrect. A party to a contract is under no obligation to disclose the whole truth. Caveat emptor, let the purchaser be aware. ये तो पता है. There is no duty to speak in such cases, and silence does not amount to fraud. Similarly, there is no duty to disclose the facts. ये क्या लिखा है उसमें? Silence will not amount to fraud. Silence is not fraud. हाँ, तो यू कैन, अगर देखो तुम लोग को ये आता है ना, अगर तुम लोग को एक्सपांड करने का है तो यू राइट एग्जाम्पल अगेंस्ट ईच अदर, 5 एग्जाम्पल लिखो, इसमें हो जाएगा लेंदी। देयर इज नो ड्यूटी टू स्पीक एंड साइलेंस डज नॉट अमाउंट टू, सिमिलरली देयर इज नो ड्यूटी टू डिस्क्लोज द फैक्ट्स। ओके, फिर यहाँ पे ऐड कर दो खाली, है ना, व्हेन and second, silence is अगर तुम लोग इसको भी एक्सपांड करना है तो इससे एग्जांपल देना। हाँ, इसमें आधा आंसर लिखा है, उसमें बोला साइलेंस फ्रॉड नहीं होती, बराबर बात है, लेकिन 2 सिचुएशन में होती है वो भी लिखने का ना, और फिर इसके भी एग्जांपल दे सकते हो। एक फर्नीचर वाला एग्जांपल है, गोल्ड वाला एग्जांपल लेके चलो, सब दुनिया खत्म। क्रैक्स है तो मुझे बता देना, हम चुप रहे तो मेरी ड्यूटी थी बोलना, मैं नहीं बोला। अगर तुम कुछ नहीं बोलोगे तो मैं समझूंगा इसमें क्रैक्स नहीं है, तो मैं चुप रहा, तो साइलेंस इक्वल टू स्पीच। नहीं, और ज्यादा लिखने का इसमें, हाँ, यू टू राइट मोर, यू टू राइट विद एग्जांपल्स ना, इसमें क्या खुद का एग्जांपल हो, केस लॉ मत लिखो। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय कोएर्जन? डिस्क्राइब इट इफेक्ट्स। कोएर्जन मतलब पता है ना, कमिटिटी है ना, कमिटिंग और थ्रेटनिंग टू कमिट अ एक्ट
forbidden by Indian Penal Code. Detaining or threatening to detaining property to the prejudice of any person with the intention of causing a person to enter into an agreement ना. It is important to note that it is immaterial कि coercion का हमने पॉइंट्स किया था, मालूम है सब पूरा, वो पूरा लिख देने का, ऊपर दिया ना coercion का पॉइंट्स. coercion कौन एम्प्लॉय कर सकता है, हाँ वैलिडिटी, फिर वैलिडिटी पे कॉन्ट्रैक्ट में क्या है, ये थोड़े शॉर्ट में आंसर्स दिए लोग ने सजेस्टेड में. हाँ लेकिन ये क्वेश्चन का तुम लोग आंसर ऊपर से बना सकते हो कि नहीं बताओ, ये सेम क्वेश्चन है. फोर्थ, पी एंड क्यू सेल्स, पी सेल्स बाय ऑक्शन. हाँ पॉइंट्स में लिखा है तो क्या हुआ, तुम लोग भी पॉइंट्स में लिखना. ओके फॉलोड. P sells by auction to Q a horse which P knows is of unsound. The horse appears to be in the sound, but P knows that it is unsoundness of the horse. P को मालूम है. Is the contract valid if P says nothing about the unsoundness of the horse? तो here no, अगर there is no active concealment और उसने कुछ झूठ बोला नहीं तो यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होगा. Mere silence as to facts likely to affect the willingness of a person to enter into contract is not a fraud unless circumstances of the case are such that having regard it is a duty of the person keeping silence to speak or unless his silence is equal to speech. देखो इसको है ना, इसको सिंपल लैंग्वेज में पहले देखो, इसने पूछा है कि ये 3 केसेस पूछे हैं. If P says nothing and to Q who is a daughter who has just come of the age, मतलब अभी बड़ी हुई है, बच्ची है उसकी, तो पहले क्या लिखने का इसमें देखो. फर्स्ट ओके, mere silence about facts likely to affect the willingness mere silence is not a fraud, है ना. mere silence is not a fraud, पक्का. but silence can be fraud in 2 cases. अब ये ना silence is not a fraud because it is not a duty. Seller is not duty bound to disclose faults. Seller is not duty bound to disclose faults in the goods, no. तो फ्रॉड, तो साइलेंस से फ्रॉड नहीं होता है, तो यह कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होगा. यहाँ पे क्यू कौन है, उसकी डॉटर है, who has just come of the age, तो क्यू उसकी डॉटर है, तो फिर तो उस पर विश्वास है ना, फिड्यूशियरी रिश्ता है कि नहीं, तो फिर इसकी ड्यूटी बनती है बोलना. हाँ, इफ क्यू सेज टू पी, क्यू बोल रहे पी को, इफ यू डू नॉट डिनाई आई शैल अज्यूम दैट हॉर्स इज साउंड, तो यहाँ पे क्या होता है, साइलेंस इज इक्वल टू स्पीच, है ना. तो ये फ्रॉड हो गया, यहाँ पे भी फ्रॉड हो गया. हो गया ना, फ्रॉड हो गया कि नहीं. तो ये समझा कि सभी, हाँ ड्यूटी टू स्पीक थी ना इसकी. हाँ तो ये लिखा है इसने फिर, द कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट वैलिड सिंस साइलेंस इज इक्वल टू स्पीच. द कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट वैलिड
it becomes P's duty to tell to Q about his unsound in the house because of fiduciary relationship. विश्वास का रिश्ता था कि नहीं? फिर आगे क्या है? Explain the concept of misrepresentation. हाँ, ये 3 चीजें मिसरिप्रेजेंटेशन है. हमने बताया था ना, पॉजिटिव असर्शन, बोलना कुछ in a manner not warranted by the information of the person making it, of which is not true though he believes it to be true. मतलब एक पॉजिटिव असर्शन है which is not warranted by the information of the person making it. मेरी जानकारी के हिसाब से मुझे नहीं बोलना चाहिए, yet I am telling it, I don't know, फिर भी मैं बोल रहा हूँ. And positive assertion in a manner not warranted by the information of the person making it, of that which is not true. मतलब मैं बोल रहा हूँ assertion about though I believe it to be true. मैं कुछ बोल रहा हूँ which is not true and I believe it to be true, and the assertion is in a manner not warranted by the information of the person making it. ये unwarranted हो गया ना, मतलब मुझे नहीं बोलना चाहिए, मेरे पास जानकारी नहीं है. हम लोग बोलते हैं ना, अरे तेरे को मालूम नहीं है फिर भी तू बोल रहा है, चुप बैठ तू. तो अगर वो बोलते हैं तो क्या होता है? पॉजिटिव असर्शन इन अ मैनर नॉट वारंटेड बाय द इंफॉर्मेशन ऑफ द पर्सन मेकिंग इट. Assertion is about what that which is not true though he believes it to be true. Okay, any breach of duty without intention gains advantage of the person communicating it, or anyone claiming under him by misleading another to his prejudice or to the prejudice of any one making claim under him. Okay, causing innocently a party to an agreement to make a mistake as to substance of the thing which is the subject matter of the agreement. Okay, तो तुम लोग है ना, ये इसमें तुम लोग को कुछ एग्जाम्पल नहीं लिखने, खाली यही लिखने का है. हाँ, लेकिन एग्जाम में नहीं पूछा है क्योंकि ये बहुत मतलब उसकी लैंग्वेज बहुत खतरनाक है. हाँ, और ये है ना फ्री कंसेंट का चैप्टर है ना तुम लोग. हाँ, बाद में तुम लोग पूरे लेक्चर्स रिकॉर्डेड है नोट्स से अपने, वो है सीपीटी में कॉन्ट्रैक्ट एक्ट. तो ये एक खाली बताया कि मिस रिप्रेजेंटेशन क्या होता है. सोहन इंट्रोड्यूस सूरज to buy a motorcycle, saying that it is in a very good condition. After taking the motorcycle, Suraj complained that there was many defects. Sohan proposed to get it repaired and promised to pay 40% cost of repairs. After a few days, the motorcycle did not work at all. Suraj wants to rescind the contract. नहीं कर सकते, क्यों? तुम लोग को मालूम पड़ा सूरज ने जो फ्रॉड किया था, एमआर किया था, कुछ भी किया था. सोहन ने तुम लोग को माल बेचा, जानबूझ के झूठ बोला तो फ्रॉड होता है, एंड अनजान में बोला तो वो एमआर होता है. बट आफ्टर यू केम टू अवेयर कि मोटरसाइकिल खराब है, मेनी डिफेक्ट्स है, यू कंटिन्यूड विद द कॉन्ट्रैक्ट ना, तो यू कैन नॉट कैंसल. इन द इंस्टेंट केस एग्रीड पार्टी, इन केस ऑफ एमआर ऑफ अदर पार्टी, कैन अवॉइड और rescind द कॉन्ट्रैक्ट, है ना. द एग्रीड पार्टी लूजेस द राइट टू rescind द कॉन्ट्रैक्ट if after becoming aware of the MR takes benefit under the contract or in some way affirms it. मतलब undue influence नहीं है, इसने गलत बोला था, undue influence नहीं था, खाली induce word से नहीं आता है. dominance of will था क्या, बताओ? dominance of will था क्या? सोहन क्या उसका will dominate कर रहा था क्या? नो, फिर कैसे undue influence होगा? तो ये MR था, लेकिन आप एमआर होने के बाद आपने कंटिन्यू किया ना कॉन्ट्रैक्ट, तो यू कैन नॉट कैंसल. अकॉर्डिंगली इन द गिवन केस सूरज कुड नॉट rescind द कॉन्ट्रैक्ट ऑन एज इट एक्सेप्टेंस ऑफ ऑफर टू बेयर 40% कॉस्ट ऑफ रिपेयर्स इमीडिएटली अमाउंटेड टू फाइनल एक्सेप्टेंस ऑफ द सेल. तो उसने क्यों माना 40% भाई? अभी देखो ये लिखा हुआ है, ऐसे भी आंसर लिख सकते हैं. सुनो, अंडर सेक्शन 19 ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, इफ द कंसेंट इज ऑब्टेन्ड बाय एमआर और बाय अ पार्टी,
द एग्रीड पार्टी हैज अ राइट टू रिसिंड द कॉन्ट्रैक्ट. पहले बोला कैंसिल कर सकते हैं. हाउएवर द राइट of the agreed party to rescind or cancel the contract is lost if the agreed party affirms it or takes benefit under the contract. हाँ, अफर्म किया, पक्का किया, चल चलेगा, मुझे यहाँ बेनिफिट लिया, even after having knowledge of misrepresentation case. In the given case, Sohan has made MR. However, Suraj has accepted a remedy provided by Sohan, that is, Sohan will pay 40%. This implies that he has taken benefit under the contract. Okay, therefore Sohan cannot cancel the contract. समझा? ये लिख लो पूरा, ये अपने वर्ड्स में. तीन चीजें, फैक्ट्स, कंक्लूजन एंड फैक्ट्स एंड कंक्लूजन. बहुत सारे सिचुएशन में अवॉइड नहीं कर सकते ना. ये सेम स्टोरी, मेयर साइलेंस डज नॉट अमाउंट टू फ्रॉड. नहीं, साइलेंस है ना, इन टू सिचुएशन साइलेंस विल अमाउंट टू फ्रॉड. सेम. हाँ, ये सेम स्टोरी है. हाँ हाँ, अब है ना, कौन से क्वेश्चन ये लोग ने आज तक नहीं पूछे हैं इस चैप्टर में. ये 1800 क्वेश्चन आता ही है ना. देखिए, लोग ने ना मिस्टेक हैज नॉट बीन आस्क्ड. तो अब ये ना मिस्टेक likely to come in the exam. हाँ, लिख ले 6 का. हाँ, बोल्ड आउट. यस, टेल. बायलेटरल मिस्टेक कैसे हुई इसकी? तो नोबडी वाज अंडर द मिस्टेक. इसको एमआर ही बोलेंगे, उसको मिस्टेक ने यू कैन नॉट, इट इज नॉट एरोनियस बिलीफ. फ्रॉड नहीं, फ्रॉड भी बोल सकते अगर उसको मालूम था तो. किसको? इफ सोहन को मालूम था कि ऐसे बाइसिकल ऐसी है, अपना मोटरसाइकिल ऐसी है, तो फिर फ्रॉड होगा. हाँ, तो तुम लोग एमआर लिख देना, नहीं मालूम है तो सवाल ये नहीं है. सवाल ये है कि अगर फ्रॉड होता तो भी आंसर सेम ही होता ना. यू कैन नॉट कैंसिल द कॉन्ट्रैक्ट वंस यू नो द बेनिफिट. हाँ, यू कैन क्लेम डैमेजेस खाली, उसमें इतना एक्स्ट्रा बात होती थी. और क्या?
लिख लिया? देखो तुम लोग को लॉ है ना, स्टार्टिंग में बोरिंग लगता है, मैं बताता हूँ। फिर आईपीसीसी में भी अगर जिनको इंटरेस्ट आता है ना, जिनको लॉ में इनको इंटरेस्ट आता है ना, तो डायरेक्टली फिर तुम लोग को अकाउंट्स को हेट करने लगते हो तुम लोग, यार अकाउंट्स क्या सब्जेक्ट है क्या। ऐसा अभी तो नहीं, अभी तुम लोग बच्चे हो गया लिख के? इसका पीडीएफ भेज देता हूँ, ये मिस्टेक विस्टेक जो भी है लिखा है ना जो इसमें, इसका पीडीएफ भेज देता हूँ तुम लोगों में। हाँ तुम लोग लिख लो, मैं पीडीएफ भी भेज दूंगा अभी इसका। लिख लो, लिखो, लेके ना लिखने का प्रैक्टिस चाहिए। ऐसा नहीं मैं पीडीएफ भेजूंगा तो तुम लोग लिखोगे नहीं, ऐसा नहीं करने का। डोंट डू दैट वे। हाँ टेस्ट का आंसर की भेजता हूँ अभी, अब है मेरे पास रेडी। ओके चलो, ये समझा ये तुम लोग को आज का स्टोरी? ये सब सेम ही है, पढ़ लो। ऊपर सब कर दिया हमने, अब कैसे लिखने का, क्या स्टाइल से। हाँ अभी तुम लोग का है ना। हाँ यस ऋषभ, क्या हुआ? अभी फ्री कंसेंट का लू चैप्टर एग्जाम। परसों शाम को रखूं, 2 दिन तुम लोग को ब्रेक देके फ्री कंसेंट? कल नहीं रखता हूँ, परसों रखता हूँ। हाँ परसों बिफोर द लेक्चर। हम्म फिर परसों हम रिवीजन भी करेंगे। हाँ बाद में। हाँ ओनली चैप्टर 5, 16 को। हाँ हाँ लेकिन अच्छी तरह पढ़ना है, ऐसा नहीं कि तुम लोग अरे 2 दिन है लास्ट में पढ़ने का। हाँ सारा इज ओके ना? हाँ यस ओके यार। तानिया समझ में आ रहा है कि नहीं? ओके। हाँ ठीक है, अभी पढ़ाई करो, ऐसा कुछ नहीं, अपने पास टाइम है। लेकिन तुम लोग को देखो, अगर इफ यू आर गेटिंग एक्स्ट्रा टाइम, मतलब तुम लोग को लगता है कि पढ़ के हो गया, तो दूसरा भी पढ़ो, है ना? ऐसा नहीं कि खाली भाई इतना ही पढ़ने का, भी 2 दिन में एक चैप्टर करने का। हम्म हम्म, ठीक है। ओके।